कहानी की शुरुआत में हमें जीसुन नाम की एक महिला दिखाई देती है। उसका एक छोटा बच्चा है जिसका नाम दा युन है। जीसुन का अपने पति से डिवोर्स हो चुका है और अभी कोर्ट में बच्चे की कस्टडी को लेकर उनके बीच केस चल रहा है। जीसन घर, ऑफिस और बच्चे को अकेले संभालने में काफी परेशान हो रही थी। वो जब भी अपने पति से बच्चे के लिए रिक्वेस्ट करती तो वो मना कर देता क्योंकि वो अपनी माँ की बातों में चलता था। उसकी सास का कहना था कि जीसुन बच्चे को मेड के भरोसे छोड़कर दिन भर ऑफिस में रहती है, इसलिए बच्चा उसके पास सुरक्षित नहीं है। हमें पता चलता है कि जीसुन ने बच्चे की देखभाल के लिए एक नैनी रखी है जिसका नाम हान माए है। वो काफी जवान है। जीसुन की प्रोसन ने उसे इस काम के लिए सजेस्ट किया था। हालांकि जब जीसुन को पता चला कि ये लड़की चाइनीज है तो वो उसे काम पर नहीं रखना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि इससे बच्चे की भाषा पर बुरा असर पड़ेगा। तभी जीसुन को अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हन माए ने बहुत ही आसानी से रोते हुए बच्चे को चुप करा दिया था। ये देखकर जीसुन हैरान रह गई कि उसने इतनी जल्दी बच्चे को कैसे संभाल लिया। इसी भरोसे पर वो हान माए को काम पर रख लेती है और बच्चे को उसके पास छोड़कर रोज ऑफिस जाने लगती है। लेकिन एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौटती है तो देखती है कि उसका बच्चा और हान माए दोनों गायब थे। पहले उसे लगा कि शायद वो बाहर घूमने गए होंगे या फिर बच्चे को वैक्सीन लगवाने ले गई होगी। लेकिन जब काफी देर तक कोई वापस नहीं आया तो वो टेंशन में आ गई। वो बार बार फोन करती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो अपनी पड़ोसन को भी कॉल करती है पर वो भी फोन नहीं उठाती। जीसन को शक होता है कि शायद उसकी सास ने बच्चे को उठवा लिया है, इसलिए वो अपने पति को फोन करती है। लेकिन वहां से पता चलता है कि बच्चा उनके पास भी नहीं है। वो घबराकर हान माए को मैसेज करती है कि देखते ही तुरंत बात करे। जब वो बच्चे की अलमारी चेक करती है तो वहां उसे अपने पति का एक आईडी कार्ड मिलता है जिसे देखकर वो पूरी तरह दंग रह जाती है। जीसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति का आईडी कार्ड उस अलमारी के अंदर क्या कर रहा है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके वकील का फोन आ जाता है। दरअसल उसके पति के वकील ने ये बात फैला दी थी। वकील को लग रहा था कि शायद जीसुन ने कस्टडी पाने के लिए जानबूझकर अपनी बेटी को कहीं छुपा दिया है। वकील उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो ये उसके लिए बहुत बुरा होगा। इससे केस उसके खिलाफ चला जाएगा और वो अगले 19 साल तक अपनी बेटी को नहीं देख पाएगी। ये सुनकर जीसुन बहुत परेशान हो जाती है और उस पते पर पहुंचती है जहां हान माए के रहने का दावा किया गया था। लेकिन वहां जाने पर भी उसे हान माए का कोई सुराग नहीं मिलता। अगली सुबह जीसुन की सास घर आती है लेकिन वो उसे अंदर तक नहीं घुसने देती। जब वो अपनी गाड़ी लेकर वैक्सीनेशन सेंटर जा रही होती है तभी उस पड़ोसन का फोन आता है जिसने हान माए को काम पर रखवाया था। वो पड़ोसन सच बता देती है कि वो हान माए को नहीं जानती, उसने बस सिफारिश करने के लिए उससे पैसे लिए थे। जब जीसन वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि हन माए 2 दिन पहले ही बच्चे को लेकर वहां आई थी। इतना ही नहीं, वो वहां से 1 महीने का दवाइयों का स्टॉक भी लेकर गई है। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब बच्चे को लेकर कहीं बहुत दूर जाना हो। ये सुनकर जीसुन को याद आने लगता है कि हन माए हमेशा उसके बच्चे को अपने खुद के बच्चे की तरह देखती थी। वहां से उदास होकर जब जीसुन घर लौटी है तो देखती है कि कोई आदमी उसके दरवाजे के पास से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। जब वो उस आदमी को रोक कर पूछती है तो वो बताता है कि हन माए ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे और बिना चुकाए भाग गई है। जीसुन उसे बताती है कि वो उसका बच्चा लेकर भाग गई है और अगर उसे कोई खबर मिले तो उसे जरूर बताए। वो आदमी जीसन को एक मसाज पार्लर लेकर जाता है। वहाँ के मालिक से जीसन को पता चलता है कि हन माए पहले वहाँ काम करती थी, लेकिन अभी वो कहाँ है मालिक को नहीं पता। जीसन वहाँ अपना नंबर छोड़ती है और तुरंत वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही जीसन बाहर आती है उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक आदमी उसे धमकी देता है कि उसकी बेटी उसके पास है। वो कहता है कि अगर उसे अपनी बच्ची जिंदा चाहिए तो उसे 3000 वॉन देने होंगे। फोन पर अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनकर जीसन बुरी तरह टूट जाती है। वो तुरंत एटीएम भागती है लेकिन उसके अकाउंट में पूरे पैसे न होने की वजह से ट्रांसफर नहीं हो पाता। वो आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और धमकी देता है कि अगर जल्दी पैसे नहीं मिले तो वो बच्ची को मार देगा। जीसुन गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि उसके पास अभी सिर्फ 5700 वॉन है। वो आदमी कहता है कि जो है वही भेज दो और बाकी पैसों का इंतजाम जल्दी करो। पैसे भेजने के बाद वो आदमी कहता है कि बच्ची सेंट्रल पार्क में मिल जाएगी। जीसन पागलों की तरह पार्क पहुंचती है पर वहां कोई नहीं मिलता। तभी उसे झील के पास अपनी बेटी के टेडी बियर जैसा एक खिलौना दिखता है जिसे देखकर वो और भी डर जाती है। आखिरकार वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है पर पुलिस उसे ही सुनाने लगती है कि 2 दिन बाद रिपोर्ट क्यों लिखवा रही हो। पूरी बात सुनने के बाद पुलिस कहती है कि ये किसी फ्रॉड गैंग का काम है। ये लोग गुमशुदा बच्चों की जानकारी निकालकर फिरौती का नाटक करते हैं और जो भी पैसे मिले लेकर गायब हो जाते हैं। जब पुलिस उससे बच्ची की फोटो मांगती है तो जीसुन बहुत ढूंढने के बाद भी एक भी फोटो नहीं दे पाती।
उसी वक्त वहां उसकी सास आ जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। पुलिस को जब पता चलता है कि बच्ची की कस्टडी पिता को मिलने वाली थी तो उन्हें शक होता है कि शायद जीसुन ने ही उसे कहीं छुपा दिया है। उसका वकील भी उसे डांटता है कि तुम्हारे पास नैनी की एक फोटो तक नहीं है, न ही उसका असली पता। इन सब बातों से परेशान होकर जीसुन वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है और थाने से भागकर सीधे घर पहुंचती है। वो घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और देखती है कि जिस दिन बच्ची गायब हुई उसी दिन हनमाए कंधे पर बैग टांगे बच्ची को लेकर लिफ्ट से बाहर गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। तभी वहां एक लड़का आता है और उसे कुछ दिन पहले की एक घटना के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब पिछली नैनी बच्ची को लेकर घर आ रही थी तब कुछ अजीब हुआ था। तभी वो लड़का एक पुरानी बात बताता है कि जब पिछली नैनी बच्चे को लेकर आ रही थी तब अचानक साइकिल पर एक पागल लड़की आई और उन पर हमला कर दिया। उस हमले में सारे फल जमीन पर गिर गए और जब नैनी फल उठाने लगी तो उस पागल लड़की ने बच्चे की गाड़ी को धक्का देकर उसे नीचे गिराने की कोशिश की। बाद में पता चलता है कि वो पागल लड़की कोई और नहीं बल्कि हानमय ही थी। इसके बाद जीसन डिटेक्टिव को कॉल करके साफ कह देती है कि वो अपनी बेटी को खुद ढूंढ निकालेगी। वो फिर से उसी मसाज पार्लर जाती है क्योंकि उसे शक था कि वहां कोई न कोई हानमय को अच्छी तरह जानता है। वहां पता चलता है कि सब उसे मैक के नाम से जानते थे। वहां हन नाम के एक एजेंट के साथ उसका रिश्ता था जो लड़कियों को पार्लर में काम पर लाता था। हन वही आदमी है जो हनमाए से अपने उधार के पैसे मांगने जीसुन के घर गया था। पार्लर की मालकिन बताती है कि हनमाए रोज दोपहर 3 बजे के बाद 3 घंटे के लिए कहीं गायब हो जाती थी और जब लौटती थी तो उसकी आंखों में आंसू होते थे। फिर एक दिन वो अचानक हमेशा के लिए गायब हो गई। हनमय की रूममेट जीसुन को एक डिब्बा देती है जिसमें एक बच्चे की फोटो थी। उस फोटो के पीछे उस स्टूडियो का नाम लिखा था जहां वो फोटो खिंचवाई गई थी। दूसरी तरफ पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि बच्चा गायब होने के बाद जीसन उसी हन के साथ मसाज पार्लर गई थी। जब जीसून उस फोटो स्टूडियो पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि हानमय का असली नाम किम यॉन है और उसके पति का नाम हान है। वहां से उसे उसका पुराना पता भी मिल जाता है। इधर पुलिस जब मसाज पार्लर पर छापा मारती है तो उन्हें पता चलता है कि हानमय की शादी 4 साल पहले हुई थी। उसका एक बच्चा भी था और उसे चीन से गैर कानूनी तरीके से यहाँ लाया गया था। जीसन जब हानमय के पुराने पते पर पहुंचती है तो पड़ोसियों से पता चलता है कि वो वहाँ अपने पति और सास के साथ रहती थी। वो लोग उसे घर में कैद करके रखते थे। 4 साल तक वो माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए उसका पति उसे बहुत टॉर्चर करता था, यहाँ तक कि उसके बाल भी काट देता था। आखिरकार वो प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने जान रखा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसकी बेटी बीमार हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे हेपेटाइटिस के लक्षण हैं और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। पर उसका पति और सास इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए था, लड़की नहीं। एक दिन मौका पाकर हानमय अपनी बच्ची को लेकर भाग गई और उसे शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और जैसे ही वो जीसुन को वहां देखते हैं उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद जब जीसुन पुलिस स्टेशन में हानमय के बच्चे की फोटो को झूम करके देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक चर्च का हॉस्पिटल था। ये वही हॉस्पिटल था जहां कुछ महीने पहले हानमय ने अपनी बच्ची को रखा था। उसे याद आता है कि अलमारी में उसे अपने पति का आईडी कार्ड मिला था। अब उसे शक होता है कि हानमय और उसके पति के बीच शायद कोई गैर कानूनी रिश्ता है। जीसन डिटेक्टिव को बताती है कि हानमय की बच्ची के लीवर में दिक्कत थी और उसे 2 साल के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। बच्चों के लिए बच्चों का ही लीवर मैच करता है, बड़ों का नहीं। उसे लगता है कि शायद इसीलिए उसने उसका बच्चा चोरी किया है। ट्रांसप्लांट के लिए बच्चे का कोरियन होना जरूरी था। हानमय चाइनीज थी पर उसका पति कोरियन था, इसलिए डॉक्यूमेंट्स पर उसके पति के साइन चाहिए थे। लेकिन जब हानमय ने उसे फोन किया तो उसके पति ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। पैसे न होने की वजह से डॉक्टरों ने उसकी बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया था। अब पुलिस को भी लगने लगा कि हानमय ने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए ही बच्चे को किडनैप किया है। पुलिस जब जीसन को थाने ले जा रही थी तभी रास्ते में उन्हें एक मर्डर की खबर मिलती है। वो क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं जहाँ एक लाश को गाड़ी के अंदर जला दिया गया था। पुलिस को लगा कि ये हनमय के पति हन की लाश हो सकती है, पर बिना डीएनए टेस्ट के वो पक्का नहीं कह सकते थे। जीसन को याद आता है कि एक दिन जब हनमय घर लौटी थी तो उसके शरीर पर ताजा चोट के निशान थे। उसे शक होता है कि शायद अपने पति को मारने के पीछे उसी का हाथ है। पुलिस जीसन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है क्योंकि उन्हें लगा कि जीसन के पति और हानमय के बीच कोई संबंध है। वहां एक मरीज से पता चलता है कि जब हानमय अपनी बच्ची को लेकर आई थी तो उसका बिल बहुत ज्यादा हो गया था। वो हुन से मिली थी जिसने एक किडनी के बदले उसे पैसे देने का वादा किया था, लेकिन समय पर पैसे न मिलने की वजह से डॉक्टरों ने उसकी बच्ची को जबरदस्ती डिस्चार्ज करने को कहा। इस बात पर वहां बहुत झगड़ा और हाथापाई हुई थी जिसमें हानमय घायल हो गई थी।
उसी दौरान जीसुन के पति का आईडी कार्ड हानमे के हाथ लगा था। हकीकत ये थी कि हानमे की बच्ची को जिस बेड से हटाया गया था वो बेड जीसुन के पति ने अपनी ही बेटी के लिए बुक किया था। चूंकि वो उसी का बच्चा था इसलिए उसने वो बेड वहां अलॉट करवाया था। असल में ये सब पैसों का खेल था। हनमाए के मन में ये बात बैठ गई थी कि जीसुन के पति ने उसकी बच्ची को वहां से निकलवाकर अपनी बच्ची को रखने का इंतजाम किया है। चूंकि वो उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर था इसलिए उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये सब किया था। इसी बात ने हानमे के अंदर बदले की आग जला दी थी। इसीलिए वो जीसन के घर नैनी बनकर आई और मौका मिलते ही उसके बच्चे को लेकर भाग गई। इसमें जीसन की कोई गलती नहीं थी। उस दिन जब वो अपनी बेटी को टीका लगवाने लाई थी तो कोई बेड खाली नहीं था, इसलिए उसे इमरजेंसी रूम में रखा गया था। लेकिन जब जीसन के पति को ये पता चला तो वो स्टाफ पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके हानमाए की बीमार बच्ची को समय से पहले ही वहां से जबरदस्ती बाहर निकलवा दिया। जब जीसन को ये सब याद आता है तो उसे एहसास होता है कि अनजाने में उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। तभी उसकी नजर वहां रखी एक डायरी पर पड़ती है जिसे देखकर वो दंग रह जाती है। ये डायरी हानमाए ने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। तभी जीसन को याद आता है कि एक दिन हानमाए ने उसे बहुत ठंडा खाना खिलाया था क्योंकि उसने फ्रिज का टेम्परेचर बहुत कम कर दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया था। जीसन तुरंत अपने घर जाकर फ्रिज चेक करती है। वहां सारा सामान हटाने के बाद उसे एक छोटे बच्चे की लाश मिलती है। पहले उसे लगा कि ये शायद उसकी बेटी है, पर असल में वो हानमे की बच्ची की लाश थी। जिस रात हॉस्पिटल से उसे निकाला गया था उस रात बच्ची को बहुत तेज बुखार आया था। हानमे को कोरियन भाषा नहीं आती थी, इसीलिए वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके मदद भी नहीं मांग सकी। वो बच्ची को गोद में लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगी, लेकिन तेज बुखार की वजह से बच्ची ने उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया। इसी दुख और गुस्से में उसने जीसन के बच्चे को किडनैप करने का फैसला किया था। दूसरी तरफ पुलिस को पता चलता है कि गाड़ी में हानमाए के पति हान को जलाकर मारने के पीछे हन का हाथ था, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी जीसुन वहां पहुंचकर हन से अपने बच्चे को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। तब हुन बताता है कि हॉस्पिटल के पेपर्स पर साइन करवाने के लिए हानमाए ने अपने पति हान को बहुत सारे पैसे दिए थे, क्योंकि उसके साइन के बिना हानमाए के लिए बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराना मुमकिन नहीं था। उन पैसों का इंतजाम करने के लिए हानमाए ने अपनी एक किडनी तक बेच दी थी। वो अपनी बेटी को लीवर नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने अपनी किडनी बेचकर इलाज के पैसे जुटाए और इसमें हन ने उसकी मदद की थी। पर बेचारी के इतने बड़े बलिदान के बाद भी वो अपनी बच्ची को नहीं बचा सकी। बाद में हन के जरिए पता चलता है कि हानमाए एक बार फिर उससे मिलने आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने हन को ऑफर दिया कि अगर वो उसके पति हान को मार डाले तो वो उसे एक बहुत अमीर डॉक्टर खानदान का बच्चा लाकर देगी, जिससे वो फिरौती के करोड़ों पैसे वसूल सकेगा। इसी लालच में हन ने हान को जिंदा जलाकर मार डाला था, लेकिन हानमाए बच्चा किडनैप करने के बाद उसे हन के पास नहीं ले गई, बल्कि उसे लेकर खुद गायब हो गई। इसीलिए उस दिन हन जीसुन के घर ये चेक करने गया था कि हानमाए ने बच्चा किडनैप किया भी है या नहीं। ये सब सुनकर जीसुन पागलों की तरह रोने लगती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी पुलिस को हन से पता चलता है कि हानमाए ने उससे अपना और बच्चे का पासपोर्ट बनवाने को कहा था, क्योंकि वो हमेशा के लिए चीन वापस जाना चाहती थी। उन्हें खबर मिलती है कि दोपहर 1 बजे की शिप से वो दोनों निकलने वाले हैं। पुलिस तुरंत बंदरगाह पहुंचती है और जीसुन मौका पाकर शिप के अंदर घुस जाती है। काफी ढूंढने के बाद उसे हानमाए एक डेक के पास मिल जाती है। जीसुन को अपनी तरफ आते देख हानमाए भागकर शिप के किनारे पर पहुंच जाती है। जीसुन अपनी बेटी वापस मांगती है, पर हानमाए देने से मना कर देती है। वो कहती है, ये तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी तो मैंने तुम्हारे घर में छोड़ दी है। तभी पुलिस वहां पहुंचकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखकर हानमाए जहाज की रेलिंग पर चढ़ जाती है और धमकी देती है कि अगर कोई पास आया तो वो बच्चे के साथ समुद्र में कूद जाएगी। तब जीसुन उसे वो डायरी दिखाती है जो हानमाए ने खुद अपनी बच्ची के लिए बनाई थी। वो उसे अपनी बच्ची की ममता की याद दिलाती है। इतना ही नहीं, जीसुन खुद भी रेलिंग पर चारच जाती है और कहती है, अगर तुमने मेरी बच्ची वापस नहीं की तो मैं भी यहाँ से कूदकर जान दे दूंगी। अगर तुम उसे अपनी बच्ची की तरह प्यार करती हो तो उसे उसकी असली माँ को लौटा दो। ये सुनकर हानमाए बहुत भावुक हो जाती है। उसे जीसुन की बेटी में अपनी ही बेटी नजर आने लगती है। वो रोते हुए बच्ची को पुलिस के हवाले कर देती है, लेकिन खुद शिप से नीचे समुद्र में कूद जाती है। जीसुन उसे बचाने के लिए पीछे से छलांग लगाती है और उसका हाथ पकड़ भी लेती है, लेकिन हानमाए अब और जीना नहीं चाहती थी। वो उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती जहां उसकी अपनी बच्ची नहीं है। वो जीसुन का हाथ झटक देती है और वो डायरी सीने से लगाकर गहरे समंदर में समा जाती है। अगली सुबह जब जीसुन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी पार्क में खेल रही है। वो उसे आवाज देती है और बच्ची उसे पहचान कर दौड़ती हुई आती है और उसे गले लगा लेती है। बच्ची उसे माँ कहकर पुकारती है। एक माँ को उसकी बच्ची वापस मिल गई है और इसी इमोशनल और हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।